Okay, so hello, good morning to all the medical aspirants. How's you going? And your study too and your family all good? सब अच्छा चल रहा है? पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो? MCQs लगा रहे हो? ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं. हमने बायोटेक्नोलॉजी का पहला वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. मतलब बायोटेक का क्या क्या एप्लीकेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं. तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी और इसके एप्लीकेशन हम सबसे पहले किसके बारे में, मतलब किस चीज में इसका यूज किया जाता है. तो एग्रीकल्चर में इसका काम होता है, एग्रीकल्चर में काम होता है. और किस चीज में होता है? मेडिसिन में होती है. और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के लिए भी इसका यूज किया जाता है. तो जैसे कि अगर हम देखें, एक मिनट, सॉरी, हाँ अगर आगे देखते हैं जैसे कि, तो बायोटेक्नोलॉजी हमारा क्या है, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया था कि जो भी हमारे डील करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन पे या फिर हमारे फार्मास्यूटिकल लेवल पे, तो वो सारे हमारे किसके अंदर आते हैं? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं. ज्यादातर बायो फार्मास्यूटिकल्स में तो जो भी हमारे ड्रग्स बनते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं. या फिर हमारे बायोलॉजिकल यूज के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स का यूज करते हैं, जिसमें फंजाई, हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, इन सारी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं. और देन हम बायोटेक्नोलॉजी, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी बात करें तो हमारे इसको सब डिवीजन में पार्ट किया गया. एक होता है ब्लू, रेड, व्हाइट, ग्रे या फिर ब्लू. तो ग्रीन वाले जो होते हैं आपके वो किससे रिलेटेड होते हैं? तो एग्रीकल्चर प्रोसेस से. मतलब एग्रीकल्चर में जो बायोटेक का रोल है वो हमारे किस कलर से कोड किया जाता है? ग्रीन कलर से. रेड हमारा मेडिसिन के लिए कोड करता है. व्हाइट और जो ग्रे होता है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए कोड करती है. एंड जो हमारी ब्लू होती है वो किसके लिए कोड करती है? हमारे मैराइन इको सिस्टम के लिए. ठीक है, तो हम आगे फर्दर देखते हैं. तो जो एप्लीकेशन होता है हमारे बायोटेक का, इसमें हमारे थेराप्यूटिक्स, डायग्नोस्टिक, जेनेटिकली हमारे कुछ मॉडिफाइड क्रॉप्स में हमारे एग्रीकल्चर के लिए क्या किया जाता है? यूज किए जाते हैं. साथ ही साथ हमारे प्रोसेस्ड फूड, बायो रिमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए और एनर्जी प्रोडक्शन, ये सारी चीजों के लिए क्या किया जाता है? हमारा बायोटेक का यूज किया जाता है. मतलब एप्लीकेशन क्या होगी बायोटेक्नोलॉजी की? तो ये सारे आपके कुछ फर्दर पॉइंट्स हैं जो कि बायोटेक का क्या है? एप्लीकेशन है. जिसमें हम लोग थेराप्यूटिक्स मतलब क्या? मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है. डायग्नोस्टिक्स मतलब किसी बीमारी का जांच करने के लिए किया जाता है. या फिर कह सकते हैं कि कोई वायरल इन्फेक्टेड है या नहीं है उसको डायग्नोस करने के लिए. फिर हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो हमारे जी मतलब क्रॉप्स बनाने के लिए एग्रीकल्चर में उसके में इस्तेमाल किया जाता है. फिर बायो रेमिडिएशन के लिए भी यूज किया जाता है. एंड हमारे वेस्ट वाटर को भी ट्रीट करने के लिए, वेस्ट वाटर में वेस्ट एनीथिंग लाइक गार्बेज भी, उसको भी ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है. और साथ ही साथ एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए. तो तीन हमारे रिसर्च दिए गए हैं बायोटेक्नोलॉजी, वो क्या क्या है? तो सबसे मेन चीज हमें क्या करना है? सबसे अच्छा एक कैटलिस्ट बनाना है. किसके फॉर्म में? एक इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, जो कि हमारा क्या होगा? यूजुअली एक माइक्रोब या फिर एक अच्छा एंजाइम होगा. या फिर उसके साथ हमें क्या करना है? एक ऑप्टिमल कंडीशन क्रिएट करना. ऑप्टिमल कंडीशन मतलब जिसके अंदर वो ग्रो कर पा रहा है, दैट इज नोन एज ऑप्टिमल कंडीशन. तो किसका यूज करके? या तो इंजीनियरिंग जो हमारे कैटलिस्ट पे काम करे, या फिर हम लोग डाउन स्ट्रीम जो प्रोसेसिंग, मतलब जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे? इन प्रोसेस करके उसको मार्केट में प्रोडक्ट को बेचना था, तो दैट इज अ डाउन स्ट्रीम प्रोसेस. तो इस टेक्नोलॉजी में क्या है? तो प्यूरिफाई करना जो भी हमारा प्रोटीन या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको. ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है? उसमें टेक्नोलॉजी थी जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे? प्यूरिफाई कर रहे थे जो भी प्रोटीन या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड थी उसको. तो इसमें हमारे रिसर्च एरियाज में, अगर किसी को रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट है बेटा, तो आप इसमें जा सकते हो. बायोटेक्नोलॉजी, हाँ इंडिया की मैं बात नहीं करूंगी कि बहुत अच्छा है, बट हाँ ऑफकोर्स फॉरेन में इसका स्कोप काफी अच्छा है बायोटेक का. यू कैन गो एंड ऑप्ट फॉर दैट. आप वहां पे उसके लिए जा सकते हो. और बायोटेक अगर आप यहाँ से भी करते हो तो यू मस्ट बिल्ड दैट स्किल. अगर आपके अंदर स्किल है तो आपको फॉरेन में भी इजिली अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी. ठीक है, तो चलिए हम अब पढ़ते हैं कैसे हमारे ह्यूमन बींग्स का यूज किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ की, ह्यूमन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए, स्पेशली हमारे प्रोडक्शन और हेल्थ फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है. तो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस देखते हैं एग्रीकल्चर में. तो सबसे पहले हम तीन ऑप्शंस देखते हैं जिसमें हमारा फूड प्रोडक्शन की कैसे इंक्रीज हो. जैसे कि सबसे मेन चीज हमारा एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, जिसमें हम लोग पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे थे. क्यों? फूड को इंप्रूव करने के लिए. फिर दूसरा हमारा होगा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड द थर्ड वन इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर. एक मिनट, हाँ, तो आपके
कौन से, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, और इससे ऊपर हमारा क्या था, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। मतलब इन 3 तरह के एग्रीकल्चर पे कैसे वर्क किया गया है हमें वो देखना है। फिर हम देखते हैं जो ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है, कैसे इसने हमारे फूड सप्लाई को ट्रिपल कर दिया है। मतलब जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से जो हमारा फूड सप्लाई कैसा हो चुका है, ट्रिपल हो चुका है। ग्रीन रिवॉल्यूशन को किसने स्टार्ट किया था, तो डेट इज एम.एस. स्वामीनाथन इन इंडिया एंड अब्रॉड में इस पर अगर देखें तो N.F. बोरलॉग, उन्होंने इसको शुरुआत किया था। तो इसमें ट्रिपलिंग कर देते जो भी हमारा फूड सप्लाई बढ़ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इनफ था हमारे ग्रोइंग पॉपुलेशन को फीड करने के लिए। मतलब ये हमारे ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए फिर भी ये कम ही हो रहा था। सो वी वांट मोर। तो जैसे कि हमारे जो यील्ड्स बढ़ने की वजह से हमने क्या किया, यूज किया किसको, इम्प्रूव क्रॉप वेराइटीज के लिए। तो मेनली इसमें हमारे बेटर मैनेजमेंट और प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे कि हम लोग एग्रो केमिकल्स का इस्तेमाल किया, जिसमें हमारे कौन से थे, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। उसके अलावा कुछ हमारे जो फार्मर्स है, जैसे कि जो फार्मर्स हमारे डेवलपिंग वर्ल्ड्स में, इनमें एग्रो केमिकल्स क्या काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे इनके लिए। तो फर्दर हमारे इंक्रीज यील्ड को बढ़ाने के लिए जो भी एग्जिस्टिंग वेराइटीज है उसमें पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि हम कन्वेंशनल ब्रीड, मतलब ऐसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि हम अपनी प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा ले। तो फिर उन्होंने किसका यूज किया, ब्रीडिंग मेथड का यूज किया। तो मतलब ये एक अल्टरनेटिव पाथ को चूज किया गया, जिससे हम लोग क्या कर सकते, जेनेटिक्स को और समझ सकते हैं, और जिससे हमारे फार्मर्स के यील्ड को हम लोग क्या कर पाए, मैक्सिमम कर पाए। मतलब जैसे कि आप लोगों ने अभी तक 9th में पढ़ा है कैसे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट किया गया था, फिर कैसे क्रॉप को प्रोटेक्ट किया गया, एंड फिर आपके क्रॉप की क्या कर सकते हैं, स्टोरेज किस तरीके से करेंगे ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो वेस्ट भी ना हो। इट शुड रीच टू द मार्केट, इट शुड रीच टू द पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन तक भी इजीली पहुंच जाए। उसके अलावा क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम लोग फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का यूज कम कर दे, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट है। मतलब अगर हम चलो एग्री केमिकल्स यूज कर रहे हैं हम अपने प्रोटेक्शन के लिए, क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट द पॉइंट इज कि अगर ये फर्टिलाइजर्स या फिर जो केमिकल्स हो रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, हमारे हेल्थ को हार्म कर रहे हैं। सो वी नीड टू रिड्यूस दिस, हमें इसे कम करना होगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या निकला गया, हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। मतलब एग्रो के जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है तो उसमें एग्रो केमिकल्स का यूज किया जा रहा था, बट द थिंग इज कि चलो हमने क्रॉप का तो थोड़ा सा शॉर्टेज कम कर लिया, बट अभी भी बीमारियां का क्या करें, तो फ्रॉम देयर इट कम्स आ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जो कि हमारा एक पॉसिबल सॉल्यूशन था। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म देखेंगे कि कहां से इसको हम बना सकते हैं। तो जो भी हमारे प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगस, एनिमल्स होते हैं, इनके पास जो जीन्स होती है उसको क्या कर देते हैं, अल्टर कर दिया जाता है। कैसे, मैनिपुलेट करके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जैसे आप भी किसी के मैनिपुलेशन में आ जाते हो बिकॉज यू आर जस्ट लाइक बडिंग, आप एक बड फेज में हो, कली के फेज में, आपको जिस तरीके से बोला जाता है आप उस तरीके से खुद को ग्रो करते हैं। आपको अगर इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाए कि डू योर बेस्ट, अपना करो, रिजल्ट जो भी होगा देखते हैं, और अपना बेस्ट करो कि आप अपना रिजल्ट भी दे पाओ। सो दैट्स हाउ यू कैन मोल्ड योरसेल्फ, दैट इज द मैनिपुलेशन थिंग। लेकिन कोई आपको ये बोल रहा है तुमसे नहीं होगा, मतलब अगर आप उसी को लेकर के बैठ जा रहे मुझे उसने ऐसा बोल दिया कि मुझसे नहीं होगा, तो दैट इज ऑल्सो मैनिपुलेशन। फिर आपको मैनिपुलेट और भी चीजों के लिए कर सकते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग ना। ओके, तो हमारे ये क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो जो भी हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट्स होते हैं हमारे बहुत सारे तरीकों में ये काम आते हैं। जैसे कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन में क्या क्या होना चाहिए, तो इसको बनाया क्यों गया है, तो इससे हमारे क्रॉप्स जो होंगे वो ज्यादा टॉलरेंट होंगे, मतलब वो टॉलरेबल होंगे किसी भी एबायोटिक स्ट्रेस की वजह से, चाहे ठंडी पड़ जाए या फिर सूखा पड़ जाए, नमकीन सैलिनिटी ज्यादा हो सॉइल में, या फिर बहुत ज्यादा क्या हो, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, या फिर हीट बहुत ज्यादा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, तो भी क्या होगा, हमारे क्रॉप्स इजीली ग्रो कर पाएंगे। उसके साथ हम क्या करेंगे, रिलायंस को कम करेंगे, मतलब केमिकल पेस्टिसाइड्स पे हमें रिलाय होने की जरूरत नहीं है। मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जब आ जाता है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हो गए, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने से ये होता है कि हमारे केमिकल पेस्टिसाइड्स पे जो रिलायबल है, मतलब जिसपे हम क्या करते हैं, काफी ज्यादा रिलायबिलिटी होते हैं, तो ये हमारा कम हो जाएगा। साथ ही साथ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी कम करने में, उसके अलावा जो हमारे इफिशियंसी मिनरल यूज जो कि हमारा प्लांट्स यूज करता है, तो ये भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। इससे हमारे अर्ली फर्टिलिटी, मतलब फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो होती है वो रिड्यूस नहीं होती है, वो भी क्या रहती है, हमारी मेंटेन रहती है। साथ ही साथ हमारे
न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होगी फूड की वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे कि गोल्डन राइस लाया गया, इसमें क्या है हमारा विटामिन ए इनरिच्ड ये राइस है, मतलब एक राइस ऐसी है जिसमें हमारे विटामिन ए का लेवल काफी अच्छा है। फिर इसी के साथ और भी एडिशन में कुछ और भी, जैसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन हमारा यूज किया गया टेलर मेड प्लांट्स में, जिसमें हम लोग अल्टरनेटिव रिसोर्सेज जैसे कि हमारे इंडस्ट्रीज को किस फॉर्म में, तो स्टार्च के फॉर्म में, फ्यूल्स के फॉर्म में, फार्मास्यूटिकल्स के फॉर्म में ये सारा मिला। तो ये जो आपके जीएम क्या टेलर मेड आपके प्लांट्स को बनाता है, तो ऑफ कोर्स इट क्रिएट्स दैट, और ये हमारे इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्चेस, फ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो कुछ और एप्लीकेशन है हमारे बायोटेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चर में जो कि हमारे फर्दर हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स के बारे में, जो कि हमारे क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स को यूज को कम कर देते हैं। जैसे बीटी टॉक्सिन है एक, ये कब प्रोड्यूस होता है, कौन प्रोड्यूस करता है, इसको एक बैक्टीरिया बनाता है, तो टॉक्सिन है तो दैट विल कम फ्रॉम दी बैक्टीरिया। और इसका बीटी इसलिए नाम दिया गया हुआ है क्योंकि ये किससे निकलता है, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, बीटी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो बीटी टॉक्सिन को क्या किया गया, जीन को क्लोन कर दिया गया हमारे बैक्टीरिया से और उसको एक्सप्रेस कर दिया किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। तो इससे क्या हुआ, ये रेसिस्टेंस इंसेक्ट्स के अगेंस्ट इन्होंने डेवलप कर लिया, मतलब प्लांट खुद ब खुद उस इंसेक्ट के अगेंस्ट क्या किया गया, रेसिस्टेंस को डेवलप कर लिया, बिना किसी इंसेक्टिसाइड्स की नीड्स के। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बीमारी को खत्म कर दिया हमने। जैसे कि हम पहले लगा रहे थे बीटी आपके कॉटन प्लांट में होता है, कॉर्न में होता है, तो क्रॉप सीड लगा रहे थे, मतलब वैसा सीड जिसमें हमारे बीटी उसमें इंट्रोड्यूस नहीं किए गए थे, इस टाइप के टॉक्सिन्स नहीं आए। जैसे हमारे ह्यूमंस में क्या होता है, वैक्सीनेशन कराते हैं ना पहले ही किसी बीमारी से बचने के लिए, जस्ट लाइक दैट, बस बिल्कुल वैसे ही प्लांट्स के लिए भी होता है कि उसे किसी बीमारी से बचाने के लिए पहले ही उसको क्या करते हैं हम रेडी कर देते हैं, प्रिपेयर्ड इम्यूनिटी है ना, प्रिपेयर्ड इम्यूनिटी उसे दे देते हैं, मतलब एंटीबॉडीज खुद के लिए वो पहले ही से प्रिपेयर करके रखे, उस पर कोई इंसेक्ट ना लग पाए, तो उसी तरीके से ये काम करती है। तो इससे रेसिस्टेंट डेवलप हो जाती है, किसी इंसेक्टिसाइड्स की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये हमारे क्या करता है, एक बायोपेस्टिसाइड क्रिएट ऐसे हो जाती है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, बायोपेस्टिसाइड्स। जैसे इसके एग्जांपल्स क्या है, तो बीटी कॉटन हो गया, बीटी कॉर्न हो गई, राइस हो गई, टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, सोयाबीन, तो ये सारे आपके इसके एग्जांपल्स होते हैं। चलिए फिर आगे और देखते हैं, तो बीटी कॉटन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो मतलब समझ में आ रहा ना कि वाई बायोटेक्नोलॉजी इज यूज्ड, बायो का मतलब बायोलॉजी फील्ड में टेक्नोलॉजी को क्यों लाया। तो बीटी कॉटन, तो कुछ हमारे जो स्ट्रेन्स होते हैं बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस का, ये क्या करते हैं, हमारे कुछ प्रोटीन्स को बनाते हैं, जो कि सर्टेन इंसेक्ट जैसे कि हमारे लेपिडोप्टेरन्स, जो कि टोबैको बर्डवर्म या फिर आर्मी वर्म उसको बोला जाता है, और या फिर क्लोपिटेरन्स जिसको हम लोग बीटल्स बोलते हैं, डिप्टेरन्स जो कि हमारे फ्लाइज, मॉस्किटोज, ये हो गए। तो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस क्या करते हैं, हमारे प्रोटीन का क्रिस्टल बनाते हैं, कब, एक पर्टिकुलर फेज अपने ग्रोथ पीरियड के टाइम पे। ये जो क्रिस्टल्स होती है इसमें क्या पाया जाता है, टॉक्सिक पाया जाता है, जिसको हम लोग इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बोलते हैं, मतलब कि ये प्रोटीन मतलब इंसेक्ट्स के प्रोटीन को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो अच्छा, तो व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस, अच्छा तो ये जो टॉक्सिन्स है वो बैसिलस को क्यों नहीं मार रहा है, क्योंकि एक्चुअली जो बीटी टॉक्सिन जो प्रोटीन होती है वो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स होती है, मतलब वो नॉर्मल फॉर्म में जो हमारे बीटी के अंदर जब वो प्रेजेंट होती है तो क्या होती है, वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है। लेकिन जैसे ही कोई इंसेक्ट क्या करता है, उसे खा लेता है, मतलब इनएक्टिव टॉक्सिन को, तो वो कन्वर्ट हो जाती है एक एक्टिव फॉर्म में, जो कि एक टॉक्सिन बनाती है। क्यों, क्योंकि जो हमारे जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं उसका जो गट होता है उसका पीएच कैसा होता है, एल्कलाइन पीएच होता है, जो कि इस क्रिस्टल्स को क्या कर देता है, सॉल्युबलाइज कर देता है। तो इसी तरह हमारे जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड कर जाते हैं हमारे मिड गट के एपिथेलियल सेल्स में, मतलब जो हमारे यहाँ पे कीड़े मकोड़े हैं, कौन से, लेपिडोप्टेरन्स और उसके बाद कोलेप्टेरन्स और डिप्टेरन्स, तो इनको ये इसी तरीके से खत्म करता है, ठीक है। लेकिन हमारे बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस में ये हार्मफुल नहीं होता है, क्योंकि वो उसमें क्या रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। जैसे ही इसको अल्कलाइन मीडियम मिलेगा, अल्कलाइन पीएच, तभी ये क्या करेगा, एक्टिव फॉर्म में जाएगा, एंड देन इट विल लीथल टू दी ऑर्गेनिज्म, तब इसके लिए क्या होगा, लीथल हो जाएगा ऑर्गेनिज्म के लिए। आगे देखते हैं, हाँ, एंड देन क्या करता है, उसमें पोर्स बनाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है और लाइसिस हो जाता है, और इवेंचुअली क्या हो जाती है, वो इंसेक्ट मर जाता है, मतलब उसको डेथ कॉज करता है। जो भी स्पेसिफिक कुछ हमारे बीटी टॉक्सिन जीन्स होते हैं वो आइसोलेट किया गया है, कहां से, हमारे बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से, और देन इसको कॉर्पोरेट किया गया सेवरल क्रॉप प्लांट्स में, जैसे कि कॉटन में डाला गया, इसके जीन्स को एक्सट्रैक्ट करके और हमारे कॉटन के प्लांट के सीड में डाला गया।
फिर यहाँ से जो भी चॉइस ऑफ जीन्स थे हमें डिपेंड करता है क्रॉप पे टारगेट, पेस्ट को टारगेट करना और साथ ही साथ उसके मार देना। तो बीटी टॉक्सिन्स जो है ये हमारे क्या होते हैं, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक टाइप के ये होते हैं। और जिसमें टॉक्सिन जो इसका कोड करते हैं जीन को, उसका नाम क्या होता है, क्राई फर्स्ट एसी, और इसको नेम कैसे दिया जाता है, क्राई। तो इसमें नंबर ऑफ देम होते हैं, जैसे कि जो हमारे प्रोटीन्स के लिए जो कोड करते हैं जीन, वो क्या होता है, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकेंड एबी। ये कंट्रोल करते हैं किसको, कॉटन बॉल वर्म्स। और क्राई फर्स्ट जो एबी होते हैं वो किसको कंट्रोल करते हैं, हमारे कॉर्न बोरर। कॉर्न बोरर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शूट बोरर्स बोलते हैं, जो शूट्स में जाकर के अंदर चले जाते हैं। आपने 9th में इसके बारे में पढ़ा होगा, जब क्रॉप इंप्रूवमेंट जब पढ़ रहे होंगे, इंप्रूवमेंट्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, तो उसमें आपने शूट बोरर के बारे में देखा होगा। अब उतना नाम उतना थोड़ी ना याद रहता है, ठीक है, दैट्स फाइन, बट हाँ ये इस तरीके से होता है, ठीक है। ओके, सो दिस इज अ कॉटन बॉल जिसको किसने डिस्ट्रॉय कर दिया है, बॉल वर्म्स ने, और एक फुल्ली मैच्योर कॉटन बॉल है ये। फिर हम देखते हैं आपके पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स। कुछ हमारे निमेटोड्स होते हैं, जैसे कि निमेटोड्स, पैरासाइट्स, वाइड वैरायटी वाले जो होते हैं, जैसे कि प्लांट्स में और एनिमल्स में, इवन हमारे ह्यूमन बींग्स में भी। जो कि एक निमेटोड कौन सी है, मेलिडोगाइनी और रेकोग्निशा, जो कि इन्फेक्ट करते हैं किसको, हमारे टोबैको प्लांट्स के रूट्स को ये इन्फेक्ट करती है। ओके, सॉरी, वेट फॉर अ मिनट। यस, हाँ, तो आपके मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशा, तो ये हमारे किसको इन्फेक्ट करती है, हमारे टोबैको प्लांट्स के रूट्स को इन्फेक्ट करती है, और साथ ही साथ हमारे किसको रिडक्शन, मतलब एल्ड को भी काफी ज्यादा ये कम कर देती है। तो इसके लिए एक स्ट्रैटेजी अपनाई गई जो कि क्या करता है, प्रिवेंट करता है हमारे इस इन्फेस्टेशन को, जो कि हमारे किस पे बेस्ड होता है, आरएनए इंटरफेरेंस, मतलब आरएनए आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आरएनए इंटरफेरेंस क्या करती है, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आ जाती है और ये किसके तरह काम करती है, सेलुलर डिफेंस के थ्रू। और इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए। और वो क्या करती है, स्पेसिफिक एक एमआरएनए को साइलेंट कर देती है, मतलब कि उसको ग्रो नहीं करने देती है, क्योंकि उसके कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल होने के बाद और देन वहां पे बाइंड कर जाती है और ट्रांसलेशन एमआरएनए की नहीं होने देती। इसी को बोला जाता है साइलेंसिंग, मतलब एमआरएनए की ट्रांसलेशन नहीं होने दे रही है, मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन ही नहीं होने देती, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइलेंसिंग। और जो कि ये काम किसका होता है, आरएनए इंटरफेरेंस। तो ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए होता है, ये हमारा इन्फेक्शन कर देता है किसके, तो वायरसेस, जो भी आरएनए जीनोम्स या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, जैसे कि हम लोग ट्रांसपोजोन्स भी बोलते हैं, तो यहाँ से हमारा रेप्लिकेट करता है किसके, आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू। उसके लिए और भी हम एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स का भी यूज करते हैं, जो कि हमारे निमेटेड स्पेसिफिक जीन्स इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है हमारे होस्ट प्लांट के अंदर। और जैसे ही हमारा इंट्रोडक्शन हो जाता है डीएनए का, तो ये प्रोड्यूस करते हैं हमारे दोनों ही सेंस में, और मतलब सेंस और एंटी सेंस आरएनए बना देते हैं हमारे होस्ट सेल्स पे। और ये दो आरएनए कंप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, और ये क्या बनाते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देते हैं। और यहाँ से फिर हमारे आरएनए इंटरफेरेंस भी शुरू हो जाता है, और साइलेंस हो जाता है एक स्पेसिफिक हमारा एमआरएनए का पार्ट। ओके, इसमें थोड़ा सा और है, उसका नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कल करेंगे। हाँ, यहाँ से बस, तो हमारे साइलेंस कर देता है किसके, आरएनए, हमारे निमेटोड का। इसके कॉन्सिक्वेंस हमें क्या देखने को मिलता है, तो जो पैरासाइट होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं हमारे ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिव स्पेसिफिक इंटरफेरिंग आरएनए के वजह से। तो जो ट्रांसजेनिक हमारे जो प्लांट होते हैं, तो वो हमारे खुद को ही इससे प्रोटेक्ट कर पाते हैं। अब रीजन क्या है, खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर पा रहा है, क्योंकि जो हमारे कुछ प्लांट्स में ये क्या पाया जा रहा है, इस वजह से अगर ये नहीं प्रेजेंट होता तो ये क्या कर पाता, नहीं कर पाता। ठीक है, तो पेस्ट रेसिस्टेंट आपके प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं समटाइम्स, और ह्यूमन बीइंग्स भी पाए जाते हैं। तो आज की क्लास में लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। देखो यहाँ पे होस्ट प्लांटिंग दिखाया गया है बेटा, कैसे वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन, जो भी निमेटोड इन्फेस्टेशन के अगेंस्ट में। जैसे एक टिपिकल जो हमारा कंट्रोल प्लांट को कैसे रूट करता है, फिर ट्रांसजेनिक प्लांट रूट्स कैसे 5 डेज के बाद कैसे दिखते हैं, तो ये सारी चीजों को देखें। जेनेटिकली हम लोग इंजीनियर थेरेपीज जब इसमें देखेंगे, तो फिर इसका क्या एडवांटेज होता है, इंसुलिन कैसे क्या है, और डिफिशियंसी से क्या होता है, तो ये तो आई थिंक बहुत लोगों को भी पता होगा, बट हाँ, लेट्स सी, हम लोग जेनेटिकली इंजीनियर जब इंसुलिन नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम टू। सो that's it for today. Okay, so see you soon in the next lecture,
एंड यस, ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग बेटा, मेहनत करो, मेहनत करोगे तो जरूर आपका अच्छा होगा। एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस आर द की टू गेट यू सेलेक्टेड। देन आपकी सिलेक्शन या फिर आप अच्छा स्कोर तभी कर सकते हो अगर आपने अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस की हो तो। I was thinking कि should I start a question series like this manner? देखती हूँ, I will start with MTG. No any reference book. I am only taking going with MTG. You can score very good with that book too. So yes, so that's it for the today. Bye bye. See you in the next video.